सोचिए, एक ठंडी और अंधेरी रात, दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन देश के सुरक्षा चक्र के सबसे बड़े मोहरे अजीत डोभाल के दफ्तर में हलचल तेज है। मेज पर एक फाइल रखी है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है ऑपरेशन ग्रीन लीफ। ये कोई मामूली फाइल नहीं थी, ये भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह होने से बचाने का आखिरी रास्ता था। 26 मई 2014 का वो ऐतिहासिक दिन, जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ का जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त सरहद के पार इस्लामाबाद के एक अंधेरे तहखाने में भारत को घुटनों पर लाने की साजिश रची जा रही थी। आईएसआई का मेजर इकबाल, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और जाली नोटों का बेताज बादशाह खनानी भाई एक मेज पर झुके हुए थे। उनका प्लान तैयार था। नेपाल बॉर्डर के जरिए 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भारत में झोंक देना। मकसद सिर्फ एक था, भारत की कमर तोड़ना और नई सरकार को संभलने का मौका न देना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दिल्ली की सत्ता में अब वो शख्स बैठा है जो समझौता नहीं, सीधा प्रहार करना जानता है। आज की कहानी इसी खामोश जंग की है, जहां गोलियां नहीं चली, लेकिन वार सीधा दिल पर था। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो अक्सर छुपा दी जाती है। अगर आपको ऐसी असली, रहस्यमयी और दमदार डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो सच जो हर किसी तक नहीं पहुँच पाता। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी जरूरी कहानी मिस न करें। साजिश का ताना बाना, खनानी, दाऊद और वो अंगूठियों वाला नेता। खनानी भाई सालों से हिंदुस्तान की रगों में नकली नोटों का जहर घोल रहे थे। इस्लामाबाद के एक मदरसे को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 तक ये लोग 11,000 करोड़ रुपए के जाली नोट भारत भेज चुके थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि एक भी नोट पकड़ा नहीं गया था, यानी वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में कैंसर की तरह फैल चुका था। उनका अगला मिशन था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। उनके पास एक ब्लूप्रिंट था जो भारत के ही एक कद्दावर नेता ने उन्हें मुहैया कराया था। वो नेता जिसकी पहचान उसकी उंगलियों में पहनी ढेरों अंगूठियां थीं। उसकी बस एक शर्त थी, मेरे खिलाफ कभी कोई गवाह खड़ा नहीं होना चाहिए। खनानी ने मुस्कुराकर शर्त मान ली। मेजर इकबाल ने रास्ता चुना नेपाल का, क्योंकि वहां की सरहदें खुली थीं और उत्तर प्रदेश में उनका मोहरा था अतीक। अतीक का जाल इतना गहरा था कि अगर पैसा उसके जरिए आए तो चंद घंटों में पूरे हिंदुस्तान के बाजारों में बिखर जाए। 2014 के चुनावों से पहले जीतोड़ कोशिश हुई, पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मोदी जी जीत गए। दाऊद का नया दांव, 60,000 करोड़ का प्रहार। मई 2014 की उस रात, जब दिल्ली रोशनी से नहाई थी, इस्लामाबाद के उस तहखाने में मातम जैसा सन्नाटा था। 11,000 करोड़ रुपए पानी में बह चुके थे। दाऊद इब्राहिम के चेहरे पर शिकन थी। उसने बस इतना कहा, हम गलत लोगों पर दाव लगा रहे थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने तय किया कि हमला दुगना नहीं, 6 गुना बड़ा होगा। 60,000 करोड़ रुपए, ये रकम इतनी बड़ी थी कि अगर ये भारत के बाजार में पहुंच जाती तो महंगाई आसमान छूती और रुपया कागज की रद्दी बन जाता। साथ ही प्लान था हिंसा। देश को 2 मोर्चों पर उलझाना था ताकि सरकार सिर्फ दंगे शांत करने में लगी रहे और पीछे से जाली नोटों का खेल पूरा हो जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दिल्ली की सत्ता में अब वो शख्स बैठा है जो समझौता नहीं, सीधा प्रहार करना जानता है। 2015 की एक मीटिंग में उसने कहा, अगर 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी के हाथ लग गई तो हमारा नेपाल वाला रास्ता और अतीक का साम्राज्य दोनों खत्म हो जाएंगे। दाऊद ने शांत भाव से कैलेंडर की ओर देखा और तारीख तय की, 9 नवंबर 2016। यही वो दिन था जब 60,000 करोड़ की पहली खेप को सरहद पार करनी थी। डोभाल की चाल, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। पूरा देश जोश में था, लेकिन अजीत डोभाल जानते थे कि असली खतरा सरहद पर तैनात सैनिकों पर नहीं, बल्कि देश की तिजोरी पर है। एक दोपहर जब डोभाल जी अपने दफ्तर के आंगन में टहल रहे थे, उनके खास अधिकारी ने आकर खबर दी, सर, हमारे स्पाई ने कंफर्म किया है, 60,000 करोड़ छप चुके हैं। डोभाल जी के कदम रुक गए। उन्होंने धीरे से दोहराया, 60,000 करोड़। अगर ये पैसा आ गया तो
तो स्थिरता टूट जाएगी। उन्होंने अपने अधिकारी की आंखों में देखकर कहा, पता करो कि नोट सिर्फ छपे हैं या पैक होकर निकल चुके हैं, क्योंकि इसी एक बात पर हमारा अगला कदम टिका है। यही एंट्री होती है भारतीय जासूसी के गुमनाम नायक मेजर शोभित शर्मा की। शोभित कोई मामूली जासूस नहीं थे। वो सालों से पाकिस्तान में लियारी गैंग का हिस्सा बनकर रह रहे थे। वो हनानी भाइयों और मेजर इकबाल के इतने करीब थे कि वे लोग उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। शोभित शर्मा ने एक चाल चली। उन्होंने खनानी से कहा कि नेपाल वाला रास्ता अब सेफ नहीं है, मुझे माल दिखाओ, मैं नए रास्तों से इसे इंडिया पहुंचाऊंगा। खनानी उन्हें एक गुप्त फैक्ट्री में ले गया। शोभित की आंखें फटी रह गईं। एक विशाल गोदाम जहां छतों तक नोटों के बंडल लगे थे। वो मौत का सामान था जो भारत की अर्थव्यवस्था को निगलने के लिए तैयार था। शोभित ने बिना पलक झपकाए सब कुछ अपने दिमाग में दर्ज कर लिया और दिल्ली सिग्नल भेज दिया। नोट छप चुके हैं और लोडिंग शुरू है। प्रधानमंत्री का वो कठिन फैसला। दिल्ली के पीएमओ के एक बंद कमरे में सिर्फ 2 शख्स थे। डोभाल जी ने सीधे मुद्दे की बात की। सर, ऑपरेशन ग्रीन लीफ लागू करने का वक्त आ गया है। 60,000 करोड़ दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मोदी जी खामोश थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन लीफ लागू किया, यानी नोटबंदी का फैसला लिया, तो देश के आम आदमी को कितनी तकलीफ होगी। उन्होंने डोभाल जी से पूछा, क्या कोई और रास्ता है? डोभाल जी ने साफ कहा, सर, पैसा छप चुका है। यूपी में उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। अगर हमने आज सख्त कदम नहीं उठाया तो कल देश के पास संभलने का मौका नहीं होगा। लेकिन सर, इसे लागू करने से पहले हमें यूपी में अतीक का नेटवर्क ध्वस्त करना होगा। 7 नवंबर की सुबह डोभाल जी ने यूपी के डीजीपी को तलब किया। कोई कागजी कार्यवाही नहीं, सिर्फ एक आदेश, अतीक को उठा लो। डीजीपी हैरान थे। अतीक को उठाना मतलब पूरे प्रदेश में बवाल का खतरा। लेकिन डोभाल जी अडिग थे। उन्होंने कहा, जो रिसोर्स चाहिए ले लो, लेकिन 48 घंटे के भीतर अतीक सलाखों के भीतर होना चाहिए। 8 नवंबर की वो कयामत की रात। 8 नवंबर की शाम इस्लामाबाद की उस फैक्ट्री में जश्न का माहौल था। दर्जनों ट्रक जाली नोटों से भरे हुए खड़े थे। ऊपर से देखने पर उनमें कपड़े और किराना का सामान लग रहा था, लेकिन नीचे अरबों की जाली करेंसी छिपी थी। मेजर इकबाल ने अतीक को फोन किया, कल सुबह 4 बजे नेपाल बॉर्डर पर ट्रक रिसीव कर लेना। उधर यूपी में एसटीएफ ने बिना शोर किए अपना काम कर दिया। अतीक पुलिस की गिरफ्त में था। उसका सारा ग्राउंड इंटेलिजेंस फेल हो चुका था। उसके गुर्गे समझ ही नहीं पाए कि ये अचानक क्या हुआ। रात के 8 बज रहे थे। पाकिस्तान में दाऊद, खनानी और मेजर इकबाल टीवी के सामने बैठे थे। वो बस इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि ट्रक बॉर्डर पार कर गए हैं। तभी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी आए। उनकी आवाज गंभीर थी। उन्होंने कहा, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट वैधानिक रूप से अमान्य होंगे। उस कमरे में सन्नाटा पसर गया। किसी की सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी। 60,000 करोड़ के वो नोट जो भारत को बर्बाद करने वाले थे, अब सिर्फ रद्दी के टुकड़े रह गए थे। ट्रक बाहर खड़े थे, नोट छपे हुए थे, लेकिन उनका कोई मोल नहीं रह गया था। खनानी भाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपनी पूरी सल्तनत को ढहते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहते हैं, उसी रात खनानी ने अपनी जान ले ली। उस रात भारत ने एक ऐसी जंग जीती जिसमें एक भी गोली नहीं चली। अजीत डोभाल ने एक सच्चे राष्ट्रभक्त की तरह पर्दे के पीछे रहकर वो बिसात बिछाई जिसने दुश्मन को उसी के जाल में फंसा दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा साहसी फैसला लिया जिसकी कीमत उन्होंने राजनीतिक रूप से चुकाई, लेकिन देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। इतिहास हमेशा उन फैसलों को याद रखता है जो कठिन होते हैं। नोटबंदी के उस फैसले ने शायद हमें कुछ दिनों की तकलीफ दी, लेकिन उसने उस 60,000 करोड़ के बम को डिफ्यूज कर दिया जो हमारे देश को अंदर से खोखला करने वाला था। साजिश की गहरी परतें, वो गुमनाम नायक और गद्दारी का खेल। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब प्रधानमंत्री टीवी पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त नेपाल बॉर्डर पर खड़े ट्रकों के ड्राइवरों के फोन घनघनाने लगे। सरहद के उस पार सन्नाटा पसर गया था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरी ही खलबली मची थी। अतीक के गुर्गे जो अब तक बॉर्डर पर ट्रकों का इंतजार कर रहे थे, अचानक गायब होने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि जिस नेटवर्क के दम पर वो कूद रहे थे, उसकी रीढ़ की हड्डी दिल्ली में बैठे एक फैसले ने तोड़ दी है। सोचिए उस मंजर को, नेपाल की पहाड़ियों के पीछे छिपे वो ट्रक जिनमें अरबों रुपए भरे थे, अब किसी काम के नहीं थे। मेजर इकबाल ने गुस्से में आकर अपना फोन दीवार पर दे मारा। उसकी सालों की मेहनत, आईएसआई का पैसा और दाऊद की साख
सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन डोभाल जानते थे कि दुश्मन घायल सांप की तरह होता है और वो पलटवार जरूर करेगा। मेजर शोभित का आखिरी दांव। इस्लामाबाद की उस फैक्ट्री में मेजर शोभित अभी भी वहीं थे। उनके लिए यह सबसे खतरनाक वक्त था। अगर किसी को जरा भी शक होता कि दिल्ली को पल पल की खबर शोभित दे रहे हैं तो उनकी लाश भी मिलना मुश्किल था। खनानी भाई के खुदकुशी करने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल था। मेजर इकबाल पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ये खबर लीक कैसे हुई? मोदी को कैसे पता चला कि आज ही रात को माल निकलना था? शोभित ने बड़ी चतुराई से माहौल को संभाला। उन्होंने अपनी आवाज में फर्जी घबराहट लाते हुए कहा, हुजूर, लगता है अतीक के किसी आदमी ने गद्दारी की है। यूपी पुलिस ने उसे बिना किसी वजह से नहीं उठाया, जरूर वहां से कोई तार जुड़ा है। मेजर इकबाल को यह बात तर्कसंगत लगी। उस वक्त शोभित का मकसद सिर्फ एक था, उस फैक्ट्री में रखे बाकी सबूतों और डिजिटल डेटा को नष्ट करना या दिल्ली तक पहुंचाना। रात के अंधेरे में जब पूरी फैक्ट्री मातम मना रही थी, शोभित ने एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। उन्होंने डोभाल जी को एक आखिरी कोड भेजा, द लीफ हैज फॉलन। इसका मतलब था कि दुश्मन का पूरा स्टॉक अब रद्दी है और वे उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का वो क्लीन अप ऑपरेशन इधर हिंदुस्तान में सूरज निकलने से पहले ही एक और ऑपरेशन शुरू हो चुका था। डोभाल जी ने निर्देश दिया था कि सिर्फ नोट बंद करना काफी नहीं है, उस इकोसिस्टम को खत्म करना जरूरी है जो इन नोटों को खपाता था। अतीक के गिरफ्तार होते ही उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। पुलिस को वहां से कुछ ऐसी डायरियां मिली जिनमें उन सफेद पोश चेहरों के नाम थे जो इन जाली नोटों के बदले असली सोना और जमीनें खरीदते थे। वो अंगूठियों वाला नेता जिसके बारे में खनानी ने जिक्र किया था, अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन कई बड़े बंगलों की लाइटें पूरी रात जलती रहीं। लोग बोरियों में भर भर कर जाली नोट जलाने लगे। गंगा के किनारों पर और नालों में अधजले नोटों के ढेर मिलने लगे। ये उस गंदगी की सफाई थी जो दशकों से देश की रगों में जमी हुई थी। एक ऐतिहासिक जीत का असली चेहरा। 9 नवंबर की सुबह जब देश सोकर उठा तो एटीएम के बाहर लंबी लाइनें थीं। लोग परेशान थे, चिल्ला रहे थे और राजनीति गर्मा चुकी थी। लेकिन उस शोर शराबे से दूर साउथ ब्लॉक के कमरे में अजीत डोभाल अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे थे। उनके सामने चाय का एक कप था। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक संतोष था। उसी वक्त प्रधानमंत्री का फोन आया। कोई लंबी बात नहीं हुई, बस 2 शब्दों का आदान प्रदान हुआ, काम हो गया। डोभाल जी जानते थे कि जनता की ये तकलीफ अस्थायी है, लेकिन अगर वो 60,000 करोड़ का आर्थिक परमाणु बम फट जाता तो देश की आने वाली 7 पीढ़ियां गरीबी और हिंसा की आग में जलती। आतंकवाद की फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत एक झटके में सूख गया था। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं अचानक 90% तक गिर गईं, क्योंकि पत्थरों के बदले मिलने वाले वो 50 के जाली नोट अब कागज के टुकड़े थे। ऑपरेशन ग्रीन लीफ भारतीय खुफिया इतिहास का वो पन्ना है जिसे शायद कभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मेजर शोभित शर्मा जैसे जासूस आज भी गुमनाम रहकर सरहद पार देश की रक्षा कर रहे हैं। अजीत डोभाल की वो दूरदर्शिता और मोदी जी का वो अडिग फैसला आज भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद बना। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है इच्छा शक्ति की। ये बताने के लिए कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो एक मजबूत नेतृत्व किसी भी हद तक जा सकता है। दुश्मन ने सोचा था कि वो हमें नोटों से हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान है जो जवाब पत्थर से नहीं, सीधा शतरंज की चाल पलट कर देता है। आज जब आप अपनी जेब से 500 का नया नोट निकालते हैं तो याद रखिएगा कि इस एक कागज के पीछे कितनी लंबी लड़ाई, कितनी रातें और कितने गुमनाम नायकों की कुर्बानी छिपी है। कुछ फैसले इतिहास बदलते हैं और कुछ फैसले इतिहास को सुरक्षित रखते हैं। भारत माता की जय।